गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 6 मई 2021 और हम देखेंगे 6 मई का करंट अफेयर। आप हमारे साथ जुड़े हैं करंट अफेयर के सेशन में। हम करंट अफेयर कवर करेंगे 6 मई का पूरा, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मध्याह्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 6 मई, ऑप्शन सी है 3 मई और ऑप्शन डी है 5 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मई। मध्याह्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 5 मई को मनाते हैं। ये मिडवाइफ्स को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, मिडवाइफ्स होती कौन है? मिडवाइफ्स यानी कि दाई माँ। जो भी नवजात शिशु होते हैं उनकी देखभाल करने वाली माताओं को, या जो दाई माँ होती हैं या जो नर्सेज होती हैं, उनको कहते हैं मिडवाइफ्स। उनको ही सम्मानित करने के लिए, नवजात शिशुओं की देखभाल में उनके योगदान को बताने के लिए ये दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। और पहली बार 1991 में ये मनाया गया तथा 1992 से हर वर्ष ये मनाया जा रहा है 5 मई के दिन। और 50 से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन डी 5 मई। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अब जो इंडियन नेवी है उसने ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, ऑप्शन बी है ऑपरेशन ऑक्सीजन, ऑपरेशन ऑक्सीजन और ऑप्शन सी है ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 पहली चीज नेवी का है, भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। दूसरी चीज, भारत में ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहा है भारत। इसके जो दूसरी लहर है उसका प्रभाव भारत पर बहुत अधिक है और सबसे ज़्यादा भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण ही कोविड के मरीजों की मृत्यु हो रही है। तो ये अभियान है समुद्र सेतु 1, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है नागालैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में अभी भारतीय सेना ने ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है और ये पहला यहाँ का ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है। सिक्किम राज्य में इसका उद्घाटन किया है किसने? भारतीय सेना ने। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है केसी चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है श्यामला गणेश, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल और ऑप्शन डी है रघुराम राजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को ये अवार्ड दिया गया है, जापान का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। श्यामला गणेश एक शिक्षक हैं और ये बेंगलुरु स्थित एक संस्थान में शिक्षक हैं तथा ये जापानी भाषा को पढ़ाती हैं। जापानी भाषा की ये शिक्षक हैं। तो जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है और ये बेंगलुरु में इकेवाना के ओहेरा स्कूल में कार्यरत हैं। 38 साल से ये इस स्कूल में पढ़ा रही हैं तथा इकेवाना क्या है? जापानी जो फूल है उनकी व्यवस्था की एक कला है। तो यहाँ पर जापानी संस्कृति को सिखाया जाता है, जापानी भाषा को पढ़ाया जाता है
और ये जो अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, ये अवार्ड जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। तो श्यामला गणेश को ये अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। अच्छा, बात हो रही है जापान की, तो थोड़ा देख लेते हैं। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी एन। क्या है? जापानी एन। ये पूछी जाती है प्रश्न में, याद रखिए कि जापानी एन जापान की मुद्रा है। इसके अलावा यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं वो है योशीहाइड सुगा। आप लोग नोट कर सकते हैं कौन है योशीहाइड सुगा, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी श्यामला गणेश। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है या किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है मिसेल ली, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि पीवी सिंधु और मिसेल ली को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का राजदूत बनाया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने घोषणा की कि भारत के जो शटलर हैं पीवी सिंधु और कनाडा की मिसेल ली, भारत की शटलर पीवी सिंधु और कनाडा की मिसेल ली, इन दोनों को प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC का जो एक अभियान है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो पीवी सिंधु कहाँ की हैं? भारत की। और ये कहाँ की हैं? कनाडा की मिसेल ली। तो इन दोनों को एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का। अच्छा, याद रखना है ये स्पोर्ट्स अभियान किसका है? ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अभियान है, तो यह भी याद रखिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, जितने भी वनडे एग्जाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894, 1894, कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच। कौन है? थॉमस वॉच इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से संबंधित आपको याद रखनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था पीवी सिंधु और मिचेल ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर या राजदूत बनाया गया है पीवी सिंधु और मिचेल ली को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? रवांडा, केन्या, घाना या फिर कांगो। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो इबोला वायरस है उसका जो 12वां प्रकोप आया था उसके अंत की घोषणा किसके द्वारा की गई है? कौन सा देश ऐसा है जो इबोला से मुक्त हो गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांगो। कांगो गणराज्य ने स्वयं को इबोला के 12वें प्रकोप से अंत की घोषणा कर दी है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। और इबोला के कारण यहाँ पर बहुत अधिक समस्या थी। इबोला वायरस जो महामारी के रूप में यहाँ पर फैला था, इसका प्रभाव बहुत अधिक था इन राज्यों पर। तो कांगो गणराज्य ने इसके प्रकोप से अंत की घोषणा कर दी है। अच्छा, ये आया कब था? इसकी जो खोज है इबोला वायरस की 1976 में की गई थी, 1976 में की गई थी। लेकिन पश्चिम जो अफ्रीका के देश हैं उन पर इबोला का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा 2014 से 16 के बीच में। 2014 से 16 के बीच में इसका बहुत अधिक प्रभाव रहा। और अभी यहाँ पर जो उत्तरी कीवू का पूर्वी प्रांत है वहाँ पर 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसका प्रभाव लगातार बना रहा 2014 और 16 के बाद भी। लेकिन अभी हाल ही में कांगो ने इसके प्रकोप से अंत की घोषणा कर दी है, यानी कि ये यहाँ पर अब इबोला वायरस का प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है 2 करोड़, ऑप्शन बी है 1 करोड़, ऑप्शन सी है 3 करोड़ और ऑप्शन डी है 5 करोड़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जो मौद्रिक जुर्माना है बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर
अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगा है। तो इन्होंने जो आईसीआईसीआई बैंक है, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल जो नॉर्म्स होते हैं, उनका जो सर्कुलर होता है उसका संचालन ठीक तरीके से नहीं किया, तो ये मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है आईसीआईसीआई बैंक पर। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 करोड़ रुपए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के द्वारा गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। यह जो योजना है, ये राज्य के कार्यरत सभी पत्रकारों को 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करेगी। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर यहाँ पर दिया जाता है पत्रकारों को। और इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार भी शामिल है। यह पत्रकारों को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए बीमारी और चोटों को कवर भी करती है। और अभी क्या हुआ है, उड़ीसा राज्य ने जो कोविड-19 के तहत जो पत्रकार काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोविड-19 योद्धा के रूप में सम्मानित भी किया है। और उन पत्रकारों को जो अभी कोविड यानी कि पेंडेमिक के दौर में काम कर रहे हैं, उन लोगों को गोपबंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो उड़ीसा राज्य की योजना है, किसके लिए है? पत्रकारों के लिए है। और स्वास्थ्य बीमा योजना है, 2 लाख तक का कवर दिया जाएगा, इसमें स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। याद रखना है, गोपबंधु संवादिका योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ की? उड़ीसा राज्य की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने वाले में जो मुख्य भूमिका थी निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है मानस बिहारी वर्मा, ऑप्शन सी है नंबी नारायण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानस बिहारी वर्मा। इमेज में आप देख सकते हैं ये है मानस बिहारी वर्मा और हाल ही में इनका निधन हो गया है 78 वर्ष की उम्र में। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, पद्मश्री से सम्मानित थे ये। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हल्के लड़ाकू विमान जो कि तेजस, इसको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इमेज में भी आप देख सकते हैं कि तेजस का मॉडल अपने पास रखे हुए हैं, इसको दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जो तेजस विमान आप देखते हैं, हल्का लड़ाकू विमान है भारत का, तो उसको बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है, मानस बिहारी वर्मा। आपसे पूछा जा सकता है कि मानस बिहारी वर्मा कौन थे, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट थे, यानी कि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अनिल त्यागी, ऑप्शन सी है सोली सोराबजी और ऑप्शन डी है प्रफुल्ल चंद पंत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रफुल्ल चंद पंत। इमेज में आप देख सकते हैं ये है प्रफुल्ल चंद पंत और इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1993। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, यानी कि जो न्यू दिल्ली है वहां पर इसका मुख्यालय हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। प्रफुल्ल चंद पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्तू ने की जो है वो जगह लेंगे। अभी जस्टिस एच.एल. दत्तू यहाँ पर थे, तो इनकी जगह लेंगे प्रफुल्ल चंद पंत। NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का इनको नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देखते हैं आज के लिए प्रश्न। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है जापान। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सभी बच्चे आंसर करें
ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। और गाइस अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।